वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो आज का अपन लेक्चर शुरू कर रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में अपन ने बिज़नेस के बारे में देखा था, बिज़नेस का ओवरव्यू देखा था, बिज़नेस का स्कोप क्या होता है, बिज़नेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे हमने देखा कि कमर्शियल एक्टिविटी होती है और एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो ट्रेड और एक एंसिलरी। ट्रेड भी हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक था हमारा इंटरनल ट्रेड, एक फॉरेन ट्रेड। और एंसिलरी के अंदर हमने वो सभी एक्टिविटीज़ को रखा था जो कि एक बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में काम में आती हैं। तो ये इन सब चीज़ों को हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर ओवरव्यू किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 जो कि है अबाउट एनवायरनमेंट। तो बिज़नेस तो हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ब्लू के अंदर लॉरेंस आर जॉक, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स जो कि आउटसाइड द फर्म होते हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, थ्रेट्स को क्रिएट करते हैं। क्योंकि बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इंटरनल एक्टिविटीज़ के तौर पे देखी जाती हैं, और जो बिजनेस के आउटसाइड द फर्म जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एनवायरनमेंट यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स के तौर पे देखी जाती हैं। तो जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, आपको याद होगा कि एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास दो एक्टिविटीज़ आ रही हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमारे लिए अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थे जो कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्रिएट करते हैं, और बिजनेस के जो इंटरनल पार्ट है यानी इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो कि हमारे लिए स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे हम अपनी एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट जैसे हमने देखा कि वेरी मच इन्फ्लुएंस विद द एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि बिजनेस जो है सराउंडिंग्स में वर्क करता है और सराउंडिंग्स में भी काउंट एज ए आउटसाइड। तो ये हमारे बिजनेस को इंटरनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चर, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अनकंट्रोलेबल और हमारे बिजनेस को डे ऑन ऑफनली कभी भी हमें इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो यदि हम रिलेशनशिप की बात करें एक फर्म की एनवायरनमेंट के साथ यानी बिजनेस के एनवायरनमेंट के साथ, तो हम इसको एक कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट्स में, इंटरनल और एक्सटर्नल, या फिर माइक्रो एंड मैक्रो। इसको देखिए, हम एक चार्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरनमेंट दो तरीके से है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इंटरनल एनवायरनमेंट को हमने वर्क एनवायरनमेंट, बिजनेस एथिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज, स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पर रखा है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ क्या हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेट करती हैं। ऐसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं पर इफेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल करते हैं, जैसे कस्टमर्स, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, पब्लिक यूटिलाइजेशंस। ये है तो हमारे बिजनेस के बाहर, पर हमारे बिजनेस को ये इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे ही मैक्रो को हमने पेस्टल एनालिसिस के तौर पे देखा गया है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। तो इसको हमने कट शॉर्ट करके एक फॉर्म बना दिया जिसे हम लोग कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। तो जैसे हमने कहा, इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स, क्योंकि कंपनी इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। टाइमली इनको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है तो मॉडिफाई भी कर सकती है। फिज़िकल फैसिलिटीज़, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें क्या है कि वो अपनी स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज़ को एनवायरनमेंट के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके यहाँ पॉलिटिक्स, जैसे हमने एक में पी पढ़ा, पी दैट इज़ पॉलिटिकल फैक्टर। तो इंडिया में कुछ चेंजेस, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जल्दी चेंजेस होती हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस हम अपने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग में चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोलेबल फैक्टर्स के तौर पे देखते हैं। ऐसे ही जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो बाय लार्ज और इनका कंट्रोल कंपनी पे हो नहीं सकता बिजनेस के थ्रू, तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, गवर्नमेंट, लीगल, डेमोग्राफिक, ये तो वो फैक्टर्स हैं जो कि अनकंट्रोलेबल हैं, इन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये देखा गया कि समटाइम्स इंटरनल फैक्टर्स पे तो क्या है कि
बिजनेस कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते, कई बार ऐसी आ जाती है कि हम कंट्रोलेबल नहीं कर पाते, बट फिर भी हम इंटरनल को कंट्रोलेबल फैक्टर्स बोलते हैं और आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में काउंट करते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं जिन पे हम इफ़ेक्ट जो हमारे बिजनेस के बाहर है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, इनको हम माइक्रो कैटेगरी में रख रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस के बाहर है पर हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि कई बार जो ये फैक्टर्स है माइक्रो, इन पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कस्टमर की प्रेफरेंसेस, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंपटीशन, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सप्लायर्स, इन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउटसाइड द फर्म है बट हमारे लिए अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। तो हम इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसे फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं जिनका हमारे स्ट्रेटजीज और डिसीजंस पे इफेक्ट डालता है। जैसे वैल्यू सिस्टम पहला आता है। वैल्यू सिस्टम क्या है? जिसके बेसिस पे आपके बिजनेस को एस्टेब्लिश किया गया है। कि आपने जब बिजनेस को एस्टेब्लिश किया था तो आपने कुछ वैल्यूज़ को लेके अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया था और उन वैल्यूज़ के साथ हम अपने बिजनेस के मिशंस और विज़न और ऑब्जेक्टिव्स को तय करते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, विज़न इज़ अ लॉन्ग टर्म, मिशन रिलेटिव शॉर्ट टर्म, और ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव मिशन वी हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बाद हम मिशन को अचीव करते हैं और मिशंस को अचीव करते करते हम विज़न तक पहुंचते हैं। तो वैल्यू सिस्टम जैसे हमने देखा कि जे.आर.डी. टाटा और उनका तो एक्सेप्टेंस था कि वो किसी भी हालत में जो हम देखते हैं कि जो टिस्को का एसोसिएशन है उन्होंने भी ये कहा कि हम अपने कंज्यूमर्स के लिए मोर रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर होल्डर्स के लिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया जाता है तो कुछ वैल्यूज़ को ध्यान में रख के किया जाता है ताकि बिज़नेस उन वैल्यूज़ को लेके आगे चले। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि कहती हैं कि हम अपने यहाँ पे जो कंज्यूमर्स को या ह्यूमंस को नुकसान पहुँचाने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये उनका वैल्यूज़ हैं। जैसे किसी ने कहा कि हम लीकर या अल्कोहलिक प्रोडक्ट को कभी नहीं क्रिएट करेंगे, बनाएंगे ताकि उसमें कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हो, पर हम हमारे वैल्यूज़ नहीं अलाउ करते कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें जिससे ह्यूमंस या सिटीजन्स को कुछ नुकसान हो सके। देन आता है आपका विज़न, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। से मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर बिजनेस एरिया में कंपनीज में प्रायोरिटीज़ होती हैं डेवलपमेंट। हर एक बिजनेस अपने आप को डेवलप करना चाहता है, ग्रोथ पे देखना चाहता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो उसके लिए उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स, मिशन और विज़न को क्रिएट करना पड़ता है ताकि एक टारगेट उसके पास रहे कि मुझे कहाँ अचीव जाना है, मुझे क्या अचीव करना है, मुझे कहाँ पहुँचना है। ऐसे ही आता है आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, BODs। हमारे यहाँ पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, मेकिंग ऑफ डिसीजन, पॉलिसीज़, ये सारी एक स्ट्रक्चर वे में होनी चाहिए। एक यूनिफॉर्मिटी हमारी बिजनेस में दिखाई देनी चाहिए ताकि जब हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो एक इंफॉर्मेशन का फ्लो एक तरीके से आना चाहिए, अपर, मिडिल, लोअर। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो लोअर से मिडिल, मिडिल से अपर। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग में भी कौन बना रहा है, अपर ने फिर मैंने मिडिल को कहा कि आप इसको फॉर्मुलेट करिए, मिडिल ने लोअर को कहा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो देयर शुड बी अ डिफाइंड स्ट्रक्चर इन एवरी मैनेजमेंट। तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती हैं विद द मैनेजमेंट, जो कि परफॉर्मेंस, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, मिशंस को अचीव करने की तरफ अपनी कंट्रीब्यूशन प्ले करती हैं, पार्ट देती हैं। ऐसे ही जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो आपके मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस में काम करते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको जो आपने डिसीजन लिया है आपके मैनेजमेंट ने और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमें हमारे शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे प्राइम जो रिसोर्स होता है वो है मनी। तो वो मनी हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है? हमारा शेयर होल्डर हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर आता है आपका इंटरनल पावर रिलेशनशिप। तो जो टॉप मैनेजमेंट है कई बार वो अपने मिडिल और लोअर को अपने साथ क्या करता है, शेयरिंग करवाता है किस चीज़ में, पावर के अंदर, अथॉरिटीज़ में। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट और जो आपका लोअर मिडिल है इनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है
और डिसीजंस इफ़ेक्टिवली लिए जाते हैं और डिसीजंस इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं। क्यों? कई बार ये होता था कि भैया अपर मैनेजमेंट ने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ डिसीजंस लिए, बट लोअर और मिडिल इसमें अपोज कर जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, इससे हमें कुछ नुकसान है या तो इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करती थी। अब क्या हो गया, आजकल मैनेजमेंट मिडिल और लोअर दोनों के साथ मिलकर ये लोग आपस में एक रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं ताकि जो भी डिसीज़न लिया जाए वो एक कंबाइंड एफर्ट से लिया जाए, जॉइंटली लिया जाए और उसी तरीके से हम इफ़ेक्टिवली अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकें। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका बिजनेस के अंदर। क्यों? बिकॉज बिजनेस इज रन विद द ह्यूमंस। हर जगह कोई ना कोई ह्यूमंस आपसे टकराएगा। तो जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो बात करते हैं स्किल्स की, क्वालिटी की, मोरल की, कमिटमेंट की, एटीट्यूड की, जो कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड करती है। यदि आपके एम्प्लॉयज़ क्वालिटी वाले हैं, स्किलफुल हैं, तो आपके डिसीजंस इफ़ेक्टिवली लिए जाएंगे, गुड्स क्वालिटी वाले बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डीलर्स होंगे, इजीली हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और ओवरऑल अपने गुड्स को सेल आउट भी कर पाएंगे। तो जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो ये कहती हैं कि हम, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके ह्यूमंस का आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे जो आपके जॉन टॉवर्स एमडी है रोवर ग्रुप के, उन्होंने कहा कि अगर एक कंपनी में 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं तो मतलब 30,000 एम्प्लॉयज़ मतलब दे आर द इम्प्रूवर्स, जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं अपने अंदर, डे बाय डे अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। यदि हम वेस्टर्न कंपनीज की बात करें तो वो कहते हैं कि वी हैव ओनली 2,000 इम्प्रूवर्स एंड बाकी क्या है, हमारे वर्कर्स। तो जो इम्प्रूवर्स, किसी की सोच ये है कि उनके यहाँ जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे स्किलफुल हैं और डे बाय डे वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट करते रहते हैं। और कुछों की सोच ये हो जाती है कि जो सिर्फ कुछ लोगों को तो स्किलफुल मानते हैं, बाकी लोगों को क्या मानते हैं, जो कि काम करते रहेंगे, जिनको हमें सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बार बार काम करने के लिए। फिर आता है आपका कंपनी इमेज। कंपनी इमेज बेसिकली शेयर होल्डर्स और फाइनेंस के फॉर्म पे देखी गई है। जिन कुछ कंपनीज आजकल अपनी मार्केट में इमेज को, गुडविल को इंक्रीज़ करने पे आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि आपकी कंपनी गुडविल में रहे, इमेज उसकी अच्छी बनी रहे। जैसे हमने देखा होगा आजकल कुछ कंपनीज एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, कुछ कहती हैं कि हम एजुकेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम सोसाइटी के लिए फोकस करते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं कि अपनी मार्केट में एक इमेज को डेवलप करने के लिए भी देखा जा रहा है। ऐसे ही हमने देखे कुछ एनवायरनमेंट, जैसे वर्क एनवायरनमेंट जो हमारे इंटरनल में था, कि वर्किंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो आपके एक्शन के, आपके जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कल्चर है वो क्या है। क्या यहाँ लोग टाइम पे आते हैं और अपना मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं विद स्किल्स, या आपके यहाँ डिफरेंट कल्चर है। दूसरा आता है आपका पॉलिसीज़। जी, जो ये पॉलिसीज़ इंडिकेट करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी को और आपके मिशन को। देन बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या कहता है, ये आपके रॉन्ग और राइट बिहेवियर और डिसीजंस को फॉलो करती है। एथिक्स का मतलब है राइट एक्शन। देन बिजनेस डेवलपमेंट, इट डिनोट द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इन अ वे जहाँ पे हम अपने बिजनेस और अपने क्लाइंट की रिलेशनशिप को डेवलप करने की बात करते हैं। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे आपके ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास मशीन कौन सी है, मशीनरी कौन सी है, आपके पास इंफ्रा किस तरीके सा है, और फिनेंस आपके पास कितना है। और लास्ट आता है हमारा MIS। MIS का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, मिलती है आपको मार्केट से या किसी अदर सोर्सेज से, तो आप उसको राइट टाइम पे, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे कितनी जल्दी प्रोवाइड करवा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड MIS। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।